बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाइट हाउस की तरफ से ये इंडिकेशन दिया गया कि दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और साथ ही साथ अमेरिका ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को जीरो स्ट्राइक पॉइंट में कन्वर्ट करे, यानी वो ये कह दे कि हम अब न्यूक्लियर आर्सेनल्स नहीं रखना चाहते। ये बातचीत चाइना के साथ हुई, लेकिन जो चाइनीज मीडिया है वो साफ तौर पर कह रहा है कि इन दोनों मसलों में कोई बातचीत नहीं हुई, एक तरीके से वो इस पर चुप है। तो अब क्या वाकई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और ईरान के न्यूक्लियर आर्सेनल पे चर्चा हुई भी या नहीं चर्चा हुई है, या चाइनीज इस चर्चा से बचना चाहता है या इस चर्चा पे को पब्लिकली नहीं एक्नॉलेज करना चाहता? देखिए, एक्चुअली आशुतोष ने देखा है तो चाइनीज के थोड़ा इंटरेस्ट में है, बिकॉज चाइनीज को पता है कि बॉम्ब नहीं बना रहा ईरान, ये पहले से एस्टैब्लिश, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। अब बात होती है कि न्यूक्लियर के ऊपर क्या किया जाए, वो 450 केजीज का जो एनरिच यूरेनियम है 60% तक, उसको कहाँ ले जाया जाए। रूस ने ऑफर किया था जब अराकची गए थे मॉस्को के, भी हम ले लेंगे और उसको हम जो है डिप्लीट करेंगे और बुशहर का जो पावर प्लांट है उसमें बिजली पैदा करेंगे उससे। तो वो एक साइकिल चला था, ट्रंप ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब चाइनीज क्या वो ऐसा इस वक्त ऑफर दे सकते हैं, भाई हम कर लेते हैं और आईएईए आ जाएगा उसको मॉनिटर करने के लिए, और एक बार वो रास्ते से हटता है न्यूक्लियर इशू, उसके बाद बाकी चीज़ों पे एक तरह से एक डील हो सकती है। मुझे लगता है कि बातचीत ज़रूर हुई होगी इसके ऊपर, और जैसे कि चाइनीज़ पॉलिटिकल कल्चर है, इस वक्त अपने पत्ते खोलना नहीं चाहेंगे। जब तक चाइनीज़ का स्टाइल है कि जब तक पूरी तरह से पक नहीं जाती खिचड़ी तब तक जो है गेस्ट को इनवाइट नहीं करना। तो ये मेरे को लग रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस होगा, क्योंकि अगर, और इससे जुड़ी बात आशुतोष मैं ब्रीफली ये कहना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है कि जो नेगोशिएशंस और नेगोशिएटर्स हैं उसमें बदलाव हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जब ट्रंप यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं कि भी ये चाइना को आप कुछ करो निकालो हमें, तो मुझे लगता है कि चाइना, अब से हम देखेंगे चाइना की मीडिएशन और स्ट्रांग होगी। और ये अगर मीडिएशन करना है फिर बात आ जाती है कि किस पे करनी है मीडिएशन, उस पर न्यूक्लियर वाला इशू सबसे ऊपर है। क्या चाइनीज़ कुछ कर सकते हैं उसके बारे में, क्या कोई ऑफ़र दे सकते हैं, और वो ऐसी ऑफ़र कि जो अमेरिका को मंजूर हो सकता है ऐसे, उसके ऊपर कई फॉर्मुलेशंस आई हैं। अभी मैं उस पर और विस्तार से अभी नहीं करना चाहता, आगे एक सवाल जवाब में शायद मैं और बताऊंगा क्या है। लेकिन न्यूक्लियर एलिमेंट के बिना आगे बात बनेगी नहीं नेगोशिएशंस में, क्योंकि नेगोशिएटर हो गए चीन, तो स्वाभाविक है कि वो एक एलिमेंट आएगा अब बातचीत पे। बट अतुल, एक इंटरेस्टिंग बात यह कि चाइना ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि ताइवान के मसले पर आप एक सीमा के बाद उसमें कुछ दखलंदाजी मत करिए एक तरीके से, नहीं तो फिर वो अमेरिका से क्लैश होगा। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है? क्या चाइना अमेरिका को धमकी दे रहा? बिल्कुल क्लियर कट, क्योंकि आशुतोष वर्ड जो मैंने भी जब इसको पढ़ा, मैंने कहा उसने वर्ड क्लैश यूज किया है। क्लैश तो मतलब मिलिट्री क्लैश, कि भाई इट्स नो गो, करोगे लड़ाई है। फिर ताइवान के मसले पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और अगर हम इस विजिट को असेस करेंगे कि भाई क्या अमेरिका बिल्कुल दब गया है चाइना के सामने या कमज़ोर पड़ गया है, तो उसका जो लिटमस टेस्ट होगा ना वो ताइवान पे होगा। क्योंकि जाने से पहले, ट्रंप के जाने से पहले एक इंडिकेशन आई थी अमेरिका से, ट्रंप का एक स्टेटमेंट जो बहुत सारे मीडिया ने मिस कर दिया है। ट्रंप ने कहा था कि जो हम असला बारूद देंगे ताइवान को, वी विल कोऑर्डिनेट विद चाइना। मतलब आप कोऑर्डिनेट करके करोगे, आप चाइना की परमिशन लोगे कि अब ताइवान को क्या देना है। आई थॉट दैट वाज आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट कि भी अब अमेरिका क्या सिग्नल दे रहा है चाइना को कि हम नरम है ताइवान के इशू को। अब ये 2 दिन का विजिट है आशुतोष, आज और कल हम देखते हैं। अब मेरी नज़र जो है वो ताइवान पे है, क्या फॉर्मुलेशन निकल के आती है। अगर तो अमेरिका ने इंडिकेट कर दिया ऑलरेडी जो है डी फैक्टो अमेरिका में इंटरेस्ट नहीं है किसी वॉर में घुसने का ताइवान वगैरह में। मैं किसी मित्र से बात कर रहा था, यूएस में आया था, कहते थिंक टैंक सारे बंद हो रहे हैं, अब कई डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर बंद हो रहे हैं, क्योंकि वो सारे थे कि अमेरिका की ग्लोबल प्रोजेक्शन कैसे की जाए। अमेरिका नॉन मेगा क्राउड तो चाह रहा है कि भी हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अपने अंदर, हमें नहीं कर पड़ना पचड़ों में दुनिया की, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो एक तरह से वो मानसिकता भी अमेरिका के अंदर है, तो ताइवान में ये मानसिकता दर्शाएगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक लिटमस टेस्ट है। बट इट इज इंटरेस्टिंग
जो जो शी जिनपिंग कह रहे हैं, जो चाइना इस वक्त कह रहे हैं कि भाई अगर आप यहाँ पर कोई गड़बड़ करोगे तो फिर क्लैश है। एक रेड लाइन और एक अल्टीमेटम, एक चेतावनी सब दे दी है। बिल्कुल। बट अतुल, आपने रेड लाइन का जिक्र किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो चाइनीज एम्बेसी अमेरिका में है, उसने मई यानी ट्रंप के जाने के पहले 4 चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी, ये रेड लाइंस है, यानी इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। और उसमें भी जो टॉप पर है वो ताइवान है। उसके बाद फिर कहते हैं डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स है, फिर वो कहते हैं पार्ट्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम्स है, एंड फाइनली चाइनाज डेवलपमेंट राइट। यानी चाइना ने बिल्कुल लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती और इस पर किसी तरीके की बातचीत करने की आप कोशिश भी मत करिए, जो बार बार अक्सर। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि चाइना के मसले पे हमेशा ह्यूमन राइट्स के सवाल को लेकर बड़ी मजबूती से अमेरिकन मीडिया में उठाया जा रहा था। आज मैं अभी मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बहुत कायदे से देख रहा हूं, वहां के ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कहीं किसी तरीके का कोई जिक्र दिखाई नहीं पड़ रहा। खत्म बात, ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई शिनजियांग पे बात नहीं कर रहा, वीगर्स पे एट्रोसिटीज, जो स्टैंडर्ड एक लिस्ट होती है उस लिस्ट में से कुछ भी नहीं पड़ा, टिबेटन्स के ऊपर कुछ नहीं है। वो सब जो ह्यूमन राइट्स का एजेंडा ही गायब है। ये एक बहुत बड़ी बात हो रही है। दूसरी बात आशुतोष, जब मैं वहां था 2014 की बात है, तो उस टाइम पे अगर आप एम्बेसीज में जाओ ना, आप बीजिंग में थे? मैं बीजिंग में थे जब? मैं बीजिंग में था 2014 की शुरुआत से। तो वहां पर जब डिप्लोमेट से बात करते थे ना, वेस्टर्न डिप्लोमेट से, तो उनका कहना था, और मैं उनसे पूछता था कि भाई आप इतना चाइना को सपोर्ट कर रहे हो, इतना पैसा जा रहा है यूनिवर्सिटीज में, थिंक टैंक्स में, आप क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हो? तो ये वहां पर ये सोचते कि अल्टीमेटली हम चाहेंगे कि एंड गेम है कि चाइना एक डेमोक्रेसी बन जाए, एक मे बी पॉपुलर रिवोल्ट हो जाए, कलर रेवोल्यूशन टाइप का भी थोड़ा उस वक्त उसका हैंगओवर था आज जो बातचीत होती थी। तो अल्टीमेटली ये बन जाए। लेकिन अब जो आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल कह रहा है कि हमारे सिस्टम को आप चेंज करने की कोशिश मत करो, डोंट ड्रीम कि हम एक डेमोक्रेसी बनेंगे, वो होगा ही नहीं। ये एक रेड लाइन भी बड़ी इंटरेस्टिंग रेड लाइन है जो आप कह रहे हैं। ताइवान के बाद ये मेरे बहुत दिलचस्प लग रही है कि अब आप खुल के बोल रहे हो कि ये ह्यूमन राइट्स का, जिसके ऊपर मान गए हैं, अभी तक कोई रेज नहीं किया। आज ट्रंप ने तो जो शी जिनपिंग के बारे में बात की, यू आर ए ग्रेट लीडर, अदर्स मे नॉट लाइक इट, बट क्या तारीफें की हैं आज। तो ह्यूमन राइट्स हट गया है एजेंडा से। तो मुझे लग रहा है कि चाइना की पोजीशन जब देखो, बोल्डनेस, कि अब पहले आप डिफेंसिव होते थे, बल्कि चाइना ने एक अपनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना एक ह्यूमन राइट्स सेल खोला था, और उसके जो हेड थे उसके साथ मेरी मुलाकात हुई थी कि भाई रियल ह्यूमन राइट्स हम बताते हैं, जिसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब्स वगैरह वगैरह, दीज आर रियल ह्यूमन राइट्स, नॉट सिविल लिबर्टीज। बिल्कुल हटके वो, लेकिन वो डिफेंसिव पे थे उस टाइम पे, वो नई बातें कर रहे थे भी हमारा भी एक नजरिया है, दृष्टिकोण है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। लेकिन अब की लैंग्वेज तो बिल्कुल हटा ही दिया, कोई डिफेंसिव बात ही नहीं है। अब तो आप अल्टीमेटम दे रहे हो कि आपको हमसे डील करना है तो ये सब बातें आप बंद करो, फिर हम देखते हैं क्या करना है। तो पलड़ा जो है ना, साइकोलॉजिकल जो अगर लेवल देखा जाए तो वो बदला हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है कि पहले पलड़ा यूएस का भारी होता था और चाइना डिफेंसिव पे होता था, तो चाइना डिक्टेट कर रहा है इस वक्त। हाउ विल यू कंपेयर दीज टू लीडर्स, शी और ट्रंप को आप कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि हम लोगों को मुझे याद है कि जब वो जियांग जमीन, हु जिनताओ, बराक ओबामा जब मिलने गए थे शी जिनपिंग के, और अब शी जिनपिंग 12-13 साल के बाद और ट्रंप उनसे मुलाकात कर रहे हैं, दोनों लीडर्स को आप कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं है। शी जिनपिंग इज ए सीजन प्रो, मतलब इतना अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कितना एक्सपीरियंस है, फ्रॉम ए स्मॉल कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर, गवर्नर बने, पार्टी सेक्रेटरी एक प्रोविंस के, फिर वाइस प्रेसिडेंट, वो करते करते इतना एक्सपीरियंस किया हुआ है। साथ में जो एक्सपोजर लेवल है, कल्चरल रेवोल्यूशन से लेके अमेरिका गए थे एज ए स्टूडेंट, शी जिनपिंग आयोवा में टाइम स्पेंड किया है। तो एक तरह का वर्ल्ड व्यू जो है, बहुत विस्तार का वर्ल्ड व्यू है। और टेक्नोलॉजी के ऊपर आप देखें जरा, वो कितना आगे सोच रहे हैं एआई वगैरह को लेकर। और तीसरी चीज आशुतोष, जो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था, मेरी पहली जो रिपोर्ट थी द हिंदू के लिए चाइना से, दैट वाज सम 2000 सम बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कन्फ्यूशियस इन द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। मैंने कहा यार, ये तो बड़े मार्क्सिस्ट बनते थे, कल्चरल रेवोल्यूशन कर दी थी,
लेकिन अब तो ये कन्फ्यूशियस जो एक रिवाइल्ड फिगर था माओ के टाइम पे, उसकी जो एनिवर्सरी है तो वो मनाई जा रही है। मैं वहां पर गया चूफू में, जो बर्थ प्लेस है कन्फ्यूशियस में, क्या आलीशान म्यूजियम्स बने हैं। और सो चाइना इज गोइंग बैक टू इट्स रूट्स बियॉन्ड मार्क्सिज्म कम्युनिज्म, के हम एक कन्फ्यूशियन स्टेट हैं। बुद्धिज्म के ऊपर बड़ा, क्योंकि मॉरल डिग्रेडेशन की तो हद हो गई थी ये जब तक, क्योंकि अमेरिकनाइजेशन इतनी हो गई थी इनकी कि उसको वापस खींचना पड़ा था। और शी जिनपिंग प्लेड दिस कल्चरल रोल, शी जिनपिंग का लोग नहीं पहचान पा रहे। बहुत बड़ा एक योगदान है कि एक तरह से पर्सपेक्टिव जो है चाइना का, ही इज गोइंग बैक टू प्री कम्युनिस्ट डेज, जब मोनार्की थी इनकी, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है। दो देश सिविलाइजेशन होती थी, इंडिया और चाइना, कभी एक नंबर 1 एक नंबर 2, काफी 400 साल से पहले के बाद ये सब बदला है, लेकिन पहले यही रहता था। तो ही इज गोइंग बैक टू चाइना's पास्ट ग्लोरी, हिस्टोरिकल ग्लोरी, नॉट 1949, नॉट 1921 जो कम्युनिस्ट पार्टी पैदा हुई, सिविलाइजेशनल एक तरह से रिवाइवल। तो शी जिनपिंग का अगर कंपैरिजन करें तो उसकी कई लेयर्स हैं, बहुत बड़ी डेप्थ है कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में तो हमें क्या कहें आपको, कि जिस तरह से स्टेट Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.